तो ये स्थिति तो बांधों की है, और उसके नीचे जो नहरें हैं उनकी स्थिति में गंगा जी में से दो बड़ी नहरें, एक हरिद्वार में और एक नरौरा में निकलती हैं, जिनके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। पर पिछले ही कुछ वर्षों में, लगभग पिछले 10-15 वर्षों में 3-4 और नहरें बनी हैं, जिनको ये कहा जाता है कि ये केवल खरीफ कैनाल हैं। खरीफ कैनाल का मतलब केवल बरसात में चलती हैं, धान की सिंचाई के लिए या गन्ने की या ऐसी सिंचाई के लिए जिनको बरसात में सिंचाई की जरूरत पड़ती है। परंतु एक प्रश्न यह है कि सर्दी में यदि गेहूं की फसल को या गन्ने की फसल को पानी की जरूरत हुई, तो जब नहर है और पानी है तो कौन उसमें छोड़ेगा। तो वास्तव में गंगा जी का 10% जल भी अब प्रयाग तक नहीं पहुंचता। तो दूसरी एक बड़ी समस्या ये जल निकाल लेने की है, और जब जल ही नहीं होगा तो गुणवत्ता की बात करने से लाभ क्या, प्रदूषण की बात करने से लाभ क्या, क्योंकि एक और तो शुद्ध जल तो आपने निकाल लिया और फिर गंदे नाले गिरते रहे तो प्रदूषण तो बढ़ना ही है। इस प्रदूषण और प्रवाह के बीच के अंतर को हम लोगों ने लगभग 2 वर्ष पूर्व अप्रैल के महीने में मैंने और मेरे गुरुजी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के नेतृत्व में एक दल ने पैदल यात्रा की गंगा जी के साथ साथ, ये देखने के लिए कि गंगा जी की क्या वास्तविक समस्याएं हैं। केवल प्रयाग से और श्रृंगवेरपुर तक, जो लगभग 25 किलोमीटर है, और कहाँ तो उसके अंदर ऐसे भाग आए कि जिनमें टखने तक भी पानी नहीं था, टखने तक भी जल नहीं था, इतना कम जल था। और उस समय पर हमने प्रवाह नापा तो 38 घन मीटर प्रति सेकंड था, 38 क्यूमेक। जबकि अप्रैल के महीने में यदि कोई नहर ऊपर न निकली होती तो गंगा जी में वहां प्रवाह 530 घन मीटर औसतन हुआ होता, कम से कम 500 से ऊपर तो होता। कहां 500, कहां 38 उसका 10% भी नहीं है। और फिर क्योंकि इस यात्रा में मेरे गुरुजी साथ थे, तो मीडिया ने इस बात को फ्लैश किया कि शंकराचार्य जी के प्रमुख शिष्य स्वयं पदयात्रा कर रहे हैं देखने के लिए गंगा जी की समस्याओं को। तो उस यात्रा के दौरान 2 दिन बाद अचानक गंगा जी में प्रवाह बढ़ गया, और हम लोग चल रहे थे, चलते चलते देखा कि एकदम मिट्टी आने लगी। ये क्या हुआ? फिर देखा कि खरबूजे की, तरबूज की बेलें आ रही हैं पूरे के पूरे कट के, और फिर देखा बड़े बड़े तरबूज आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये अचानक क्या हो गया? तो कहीं वर्षा भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और फिर यह है कि ऊपर से जल छोड़ा गया। ऊपर से जल छोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि रामगंगा बांध है, टिहरी बांध है, शारदा सहायक के साथ भी जुड़ा हुआ है ये तंत्र। तो ऊपर से जल छोड़ा गया, और तीसरे दिन शाम को जब हमने नापा तो जल प्रवाह लगभग 80 हो गया था। तो 38 से बढ़कर 80 होने में सब प्रदूषण उसी प्रकार घट गया, क्योंकि उसका डाइल्यूशन हो जाने से जो जल छोड़ा गया वो तो बिना प्रदूषण का था। यही बात पिछले वर्ष माघ मेला के दौरान हम लोग इलाहाबाद में रहे, निरंतर उसका मॉनिटरिंग करते रहे, और जब गंगा जी में जल प्रवाह 100 घन मीटर प्रति सेकंड के लगभग था, तो उस समय गंगा जी काफी शुद्ध लगती थी, और परीक्षण में भी उसमें सभी कारक लगभग मानक के अंदर आते थे, स्वीकार्य आते थे। लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति बीती और उसका प्रवाह उन्होंने फिर 40-50 के उसमें किया, तो फिर वही दिखाई देने लगा कि ये तो गंगा जी तो बहुत प्रदूषित है। तो सारा नियंत्रण सरकार के हाथ में है, और ये नाले प्रदूषण तो लाते हैं नगर का या समाज का, लेकिन नालों के ऊपर नियंत्रण किसका है? क्या नालों के ऊपर नियंत्रण समाज का है? क्या समाज चाहे तो उन नालों को मोड़ सकता है? क्या समाज चाहे तो उनके ऊपर ट्रीटमेंट की कोई पद्धति लगा सकता है? तो समाज का उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। और केवल जल की ही बात नहीं, प्रदूषण की ही बात नहीं, गंगा जी की भूमि पर भी किसका नियंत्रण है? क्या गंगा जी की भूमि सरकार की है? और पिछले पटवारी के नक्शे देखने पर, जैसे बनारस में भी
जो गंगा जी की भूमि थी उस सब पर केवल गंगा जी लिखा हुआ था, पर अब वो भूमि सरकार के एक विभाग को, कहीं सिंचाई विभाग को, कहीं वन विभाग को, कहीं रेवेन्यू विभाग को दे दी गई है। तो प्रश्न ये उठता है कि गंगा जी की भूमि के ऊपर किसका नियंत्रण है? उस भूमि जो गंगा जी की तली है या बगल की भूमि है, उसमें जो ये फसल उगाई जाती हैं, ये किसकी अनुमति से उगाई जाती हैं? उन फसलों में कौन से फर्टिलाइजर लगाएं, कौन से पेस्टिसाइड लगाएं? अगर खरबूजे की, खीरे की, ककड़ी की, सब्जी की फसलों पर पेस्टिसाइड लगाया जाए तो क्या गंगा जी तक नहीं पहुंचेगा? या जो भी खाद फर्टिलाइजर ये उपयोग कर रहे हैं, क्या वो गंगा जी तक नहीं पहुंचेगा? तो जो खेती गंगा जी की भूमि में की जा रही है उसके ऊपर भी नियंत्रण सरकार का है, क्योंकि अंततः वो सब सरकार की अनुमति से ही ये सब खेती होती है। जो बालू का खनन होता है, यहाँ तक कि जो ट्रैक्टर और ट्रक गंगा जी में ले जाकर धोए जाते हैं, धोबी के कपड़े धोने को तो हम लोग नगर में देखते हैं और तुरंत ऐतराज करते हैं कि गंगा जी में कपड़े धो रहे हैं, मैले कपड़े धो रहे हैं। लेकिन जब ट्रक, टैंकर, ट्रैक्टर ये सब गंगा जी के अंदर घुसकर और धुले जाते हैं और इनसे जो तेल है और जो इनकी गंदगी है वो सब गंगा जी में जाती है, तो ये किसकी अनुमति से जाती है? तो मित्रों, गंगा जी की समस्या कोई एक गंदे पानी की समस्या नहीं है। गंगा जी की अगर बचाना है तो हमें इन सब समस्याओं के हल केवल सुझाने नहीं होंगे बल्कि लागू कराने होंगे, और इनको लागू करने की शक्ति तो केवल सरकार के पास है। आज के दिन तो कोई नगर कितना भी चाहे अपने गंदे नाले को वो कहाँ गिरे इसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि अंततः जिधर को वो नाला ले जाना चाहेगा उस भूमि का एक्विजिशन भी केवल सरकार ही कर पाएगी, कोई अपने आप क्या कर पाएगा। तो यहाँ बार बार ये प्रश्न उठता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें समाज क्या कर सकता है। तो अगर हम ये मान लेते कि ये राजा का राज है और इसमें तो जब तक राजा नहीं बदले तब तक कुछ नहीं हो सकता, तो शायद एक विद्रोह होता तो राजा को पलट देते। लेकिन आज तो लोकतंत्र है और संभवतः आपको हर चुनाव में सरकार को पलटने का तो अवसर मिलता है, लेकिन एक सरकार आती है तो वो पिछली से कुछ खराब ही आती है, अच्छी तो आती नहीं, कम से कम गंगा जी को बचाने वाली तो नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में समाज के पास क्या है? कई बार ये प्रश्न मेरे पास आता है, संन्यास लेने से पूर्व, जैसे परिचय में भी कहा गया, शिक्षा से मैं एक इंजीनियर रहा हूं और आईआईटी कानपुर में अध्यापन का कार्य किया हूं, अध्यापन के साथ साथ शोध कार्यों के निर्देशन का। मेरा ये मानना है कि गंगा जी की जितनी समस्याएं हैं, यूँ तो मैं कहूँगा आज के जीवन की जितनी समस्याएं हैं, उन सब को पैदा करने में इंजीनियरों का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आखिर ये डिवाइस या ये तंत्र बनाया किसने? तो ये सब जो डिजाइन करने वाले, अब ये नहीं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, आज तो मुझे लगता है कि जानबूझकर ही किया जाता है, क्योंकि जब कोई ऐसे सुझाव दिए जाते हैं कि जिससे ये कठिनाई दूर हो सके तो उनके ऊपर इंजीनियर ध्यान नहीं देते। अभी भी जैसे एक सुझाव दिया गया कि एक तरीका ये हो सकता है कि हम गंगा जी के से जो जल निकालें बिजली बनाने के लिए, पहले तो एक ही प्रश्न ये कितना जल निकालें, तो इसके ऊपर मात्रात्मक नियंत्रण आजकल एक 2008 से भारत में भी ये कहा जाने लगा है कि सभी नदियों में, चाहे कोई भी छोटी हो बड़ी हो, उसके हर भाग में और हर समय एनवायरमेंटल फ्लो बनाए रखा जाना चाहिए, जो उसके प्राकृतिक नैसर्गिक कार्यों के लिए जितना आवश्यक प्रवाह है उतना प्रवाह बना रहना चाहिए। और इसको निकालने के तरीके भी बहुत सारे सामने आए हैं और
उससे ये निकाला जा सकता है कि कम से कम इतना प्रवाह बना रहे। तो उतना प्रवाह बनाए रखकर अगर बाकी प्रवाह निकालना हो और बिजली बनाने के लिए हो तो बजाय पूरे पर बांध बनाएं, किनारे से ये जल निकाल लें और निकाल कर इससे बिजली बनाकर इसको अलग ले जाएं और इसी को बाद में ले जाकर नहर में डालें। तो जो नहर निकले वो दो भाग एक प्रकार से गंगा जी के हो जाएं। एक वो जो गंगा जी के रूप में ही नीचे तक बहता जाए और उसमें हम कोई गंदा पानी न डालें और नहर आदि भी उसमें से न निकालें, और दूसरा वो भाग जो हम उपयोग के लिए निकाल ले रहे हैं वो साथ साथ एक पैरेलल धारा के रूप में, समानांतर धारा के रूप में, वो चाहे नहर के माध्यम से हो चाहे पाइपलाइन के या टनल के माध्यम से हो, वो जाए। और ये सुझाया गया है उत्तराखंड में कम से कम जो परियोजनाएं अभी पूरी होने वाली हैं उनमें ऐसा एक दो में लागू किया जाए। तो इस बात को बिल्कुल नकार दिया गया। और इसको नकार देने में जो सबसे प्रमुख कारण लगता है वो ये कि इंजीनियरों को लगता है, जो ये बनाने वाले हैं, एक तो उनका अहम सामने आता है कि हमारी बनाई हुई परियोजना बदली क्यों जा रही है, और दूसरे उसके साथ उन्हें लगता है कि इसमें उनको अपना जो लाभ होने वाला था वो कम होता जाएगा। आगे को शायद ये हो कि ये परियोजनाएं उतनी लाभकारी नहीं हैं इसलिए बनाई न जाएं। तो उस सब में उनके स्वार्थ भी आड़े आने लगे हैं। पर सभी लोग उतने स्वार्थी तो नहीं होते, और इसलिए मेरा ये मानना है कि इन समस्याओं का हल भी अंततः इंजीनियरों की ही माध्यम से हो सकता है। क्योंकि चाहे वो प्रदूषण की बात हो, चाहे प्रवाह कैसे बनाए रखा जाए, उसको कैसे ले जाया जाए, बिजली बनाने के लिए कैसे निकाला जाए, ये सब अंततः इंजीनियरिंग, विज्ञान और ज्ञान के द्वारा ही होगा। ये केवल भावनाओं के बल पर तो नहीं हो सकता, परंतु होगा तभी जब पहले वो इच्छा शक्ति बने। और इच्छा शक्ति सरकार से तो प्रारंभ हो नहीं सकती। अंत में चर्चा कर रहा हूं कि आप सभी अपने अपने स्तर से गंगा भक्त हैं, तो इसमें यदि हमारी इच्छा शक्ति हो कि हम वास्तव में गंगा जी को गंगा बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर जो भी आवश्यक साधन हैं वो जुटाए जा सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। एक बात यह आती है कि अगर गंगा जी को बचाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता हो तो वो कहां से आएंगे। जब लोहारी नाग पाला बांध को बंद करने की बात हो रही थी 2009 में, उस समय पर यह बात बार बार कही जा रही थी कि इस परियोजना के ऊपर 550 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। तो एक सभा में जयराम रमेश जी, जो उस समय पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने ये बात कही। मेरे गुरुजी भी वहाँ थे, मैं भी सौभाग्य से वहाँ था, राजेंद्र सिंह जी भी थे। तो इसके प्रमाण भी, क्योंकि कम से कम 100 लोग रहे होंगे। और जब जयराम रमेश जी ने कहा कि लोहारी नागपाला को तो अब छोड़िए, उसमें तो 550 करोड़ रुपया खर्च हो गया, तो गुरुजी ने कहा कि वो 550 करोड़ हम देंगे, हम गंगा भक्तों से इकट्ठा करेंगे, दान लेंगे, भीख मांगेंगे और वो इकट्ठा करके सरकार को देंगे। आप ये लिख कर दीजिए कि 550 करोड़ रुपया अगर मिले तो हम इस परियोजना को बंद कर देंगे। तो जयराम रमेश जी थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुरा के उन्होंने कहा, और हमारा कमीशन? तो वहाँ तो सबके सामने, और उसमें उन्होंने कहा और हमारा कमीशन? तो मेरे गुरुजी ने कहा कि वो भी देंगे, बताइए कितना अभी। और उन्होंने तो, जयराम रमेश जी ने तो कुछ लिखकर नहीं दिया, लेकिन हमारी ओर से लिखकर उनको ये भेजा गया कि हम 1 महीने के अंदर, जब आप ये कहें कि हम बंद कर रहे हैं, 1 महीने में हम वो पैसा इकट्ठा कर देंगे। और उसके बाद सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आया और गुरुजी को यही कहना पड़ा कि हम तो पीछे नहीं हटे, आप ही पीछे हटे। अंततः वो प्रोजेक्ट बंद भी हुआ और वो 550 करोड़ कहीं से इकट्ठा नहीं किया गया, सरकार ने स्वयं उसे वहन किया। तो यहाँ प्रश्न ये है कि अगर गंगा जी की स्थिति सुधारने में आवश्यकता संसाधनों की हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए गंगा जी का क्या मूल्य है। आखिर जो अब कुंभ में जा रहे हैं, अपना व्यय करके जा रहे हैं,
कोई निमंत्रण पत्र तो उनको मिला नहीं कि किसी ने बुलाया हो। निमंत्रण पत्र भी मिलता है तो लोग बहुत सब जाते नहीं, हमेशा डिनर पर भी बुलाया जाए तो अभी हमेशा नहीं जाते। और कुंभ में कहा जा रहा है कि 10 करोड़ लोग आएंगे बिना किसी निमंत्रण के, पूरी तरह अपने खर्च पर, और खर्च ही नहीं, कष्ट साध्य यात्रा करके। और आएंगे तो किस लिए आएंगे? केवल ये कि हम गंगा जी में उस पुण्य सलिला में एक डुबकी लगा सकें। तो क्या उस डुबकी का इतना मूल्य नहीं है कि वो मूल्य अगर हम जोड़कर देखें सबका, वो 10 करोड़ लोगों का, और गंगा जी में स्नान करने से क्या संतोष मिलता है, क्या आनंद मिलता है, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। इसी में आज विदेशों में भी जब इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट का अध्ययन किया जाता है तो एक कहा जाता है एग्जिस्टेंस वैल्यू या नॉन यूज वैल्यू, कि आप उसका सीधे सीधे उपयोग नहीं कर रहे लेकिन वो है, इसी का आपके लिए बड़ा मूल्य है। और इसमें अगर और कुछ नहीं, आप यही देखें कि बच्चे मान लिया चले गए कनाडा या अमेरिका, भले ही वो वहाँ हैं और माता पिता से वर्षों तक नहीं मिल पाते, पर अगर कोई ये कहे तुम्हारे पिता नहीं रहे तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या कोई मूल्य नहीं रहा? अगर हम उपयोग नहीं कर पा रहे तो क्या हमारा मूल्य नहीं है? तो यहाँ गंगा जी का जो मूल्य है, गंगा जी का मूल्य वो नहीं है जो गंगा जी के पास रहने वाले उनसे पा रहे हैं। वो तो गंगा जी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो तो एक्सप्लॉइटर्स हैं। मैं उन्हें स्टेक होल्डर नहीं मानता। स्टेक होल्डर वो पंडे नहीं हैं जो गंगा जी से रोजी कमा रहे हैं, वो दुकानदार नहीं हैं, वो बोटमैन नहीं हैं, वो तो गंगा जी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। गंगा जी में वास्तव में किन का स्टेक है? वो गंगा भक्तों का स्टेक है। उन गंगा भक्तों का जो शायद एक बार भी नहीं गए, लेकिन वो चाहते हैं कि गंगा जी रहें, गंगा जी अपने नैसर्गिक स्वरूप में रहें, गंगा जी वैसी ही रहें जैसी भगीरथ जी ने छोड़ी थी, और वो उसके लिए कुछ देने को तैयार हैं। जो देने को तैयार है उसी का सबसे बड़ा अधिकार है। जो कहता है कि ये जाएंगी तो मेरा तो ये नुकसान हो जाएगा, उसका अधिकार बड़ा नहीं है। बड़ा अधिकार उसका है जो कुछ देने को तैयार है। और उस रूप में मैं मानता हूं कि गंगा जी के लिए यदि वास्तव में श्रद्धा होगी, गंगा जी को बचाने में योगदान होगा, तो तमिलनाडु का होगा, कर्नाटक का होगा, केरल का होगा, जो गंगा जी से लाभ नहीं उठा रहे लेकिन गंगा जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं और चाहते हैं कि गंगा जी बची रहें। तो उस नाते मेरे लिए तो ये बड़ा सौभाग्य है कि आप सबसे मैं अपनी ये बातें कह पाया। एक बार जब मुझे यहाँ से इस तरह से नहीं हो सकता, इसमें हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, और वास्तव में जो गंगा भक्ति मिलेगी वो दक्षिण में और उन राज्यों में अधिक मिलेगी जहाँ से गंगा जी होकर नहीं बहते। इस रूप में हम लोगों ने एक एक्ट ड्राफ्ट किया है, और ड्राफ्ट करने वालों में मेरे अतिरिक्त गिरधर मालवीय जी सम्मिलित थे, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पौत्र हैं और हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। एक जस्टिस चंद्रशेखर थे जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रहे थे, 2-3 एडवोकेट्स थे और 3-4 वैज्ञानिक इंजीनियर थे। तो हम लोगों ने मिलके एक ड्राफ्ट बनाया था। उस ड्राफ्ट की प्रति मैंने यहाँ छोड़ी है पूर्ण प्रमिति में, और यदि वो ये समझते हो कि ऐसी किसी चीज़ को चर्चा करने की आवश्यकता है तो चर्चा कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। अंत में प्रश्न यही है कि गंगा जी का प्रबंधन कैसे हो, जो प्रबंधन करें उनमें कौन हो। तो आज के दिन ये कहना कि सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, ये तो बहुत कठिन है, और इस रूप में सरकार का भी कुछ रोल उसके अंदर रखा गया है, पर सरकार नियंत्रण करने वाली ना हो। नियंत्रण करने वाले वो हों जिनको वास्तव में गंगा जी के प्रति श्रद्धा है, वो गंगा जी को कुछ देने के लिए तैयार हैं, जो गंगा भक्त हैं, और उन लोगों को ये निर्णय लेने का अधिकार हो कि गंगा जी किस प्रकार प्रबंधित हो। वो प्रबंधन किन चीज़ों पर हो, कैसे हो, ये उस एक्ट में हमने अपनी सीमित समझ के अनुसार रखने की कोशिश की है। यहाँ इस विज्ञ श्रोता मंडल में वैज्ञानिक भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कुछ ना कुछ
कानून को जानने वाले भी होंगे, संभवतः कुछ राजनीति से संबंधित भी हों। सभी के योगदान की आवश्यकता है कि देश में एक ऐसा तंत्र बने जो लंबे समय तक, आगे के युगों युगों तक, भगीरथ जी गंगा जी कब लाए थे इसकी स्पष्ट गणना तो नहीं, पर निश्चित रूप से महाभारत से या रामचंद्र जी के काल से तो पहले ही थी, क्योंकि भगीरथ जी रामचंद्र जी से 6-7 पीढ़ी ऊपर थे और उन दिनों में तो एक पीढ़ी भी बहुत लंबी होती थी। तो उस रूप में इतनी पीढ़ियों तक अगर गंगा जी लगभग अपने नैसर्गिक रूप में बची रही, और मैं तो याद करता हूँ कि बचपन में कैसी थी गंगा जी ऋषिकेश में या हरिद्वार में। ऋषिकेश से ऊपर तो मुझे जाने का अवसर नहीं मिला था, और आज गंगा जी की क्या स्थिति हो गई है। तो हम अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए, आगे के युगों के लिए गंगा जी को उनके नैसर्गिक स्वरूप में छोड़ के जाने के लिए एक इच्छा शक्ति तो दिखाएं, एक प्रयास तो प्रारंभ करें। और अंततः कर क्या सकते हैं, तो जिस उससे मैं जुड़ा हूँ, गंगा सेवा अभियानम, तो हमारा ये था, मिला नहीं जब समाधान गांगेय समस्या का, अपनाया अभियानम ने तब मार्ग तपस्या का। जब और कुछ रास्ता नहीं रह जाता तो केवल तपस्या ही अपनी संस्कृति में एक मार्ग रह जाती है। और हमारी संस्कृति में तो कहा गया है कि तपते अगम न कछु संसारा। तो तप से सब कुछ हो सकता है, तो गंगा जी को फिर से नैसर्गिक स्वरूप क्यों नहीं मिल सकता। तो हम लोग तो पिछले दिनों संभवतः यहाँ भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि वाराणसी में 29 जून 2012 को 9 लोग जल छोड़कर तपस्या कर रहे थे, जल भी नहीं ले रहे थे कम से कम 15 दिन से। तो ये है कि अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी शक्ति और अपनी अपनी आस्था की सीमा में गंगा जी के लिए सभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय मुझे दिया। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि मेरे लिए तो मेरा अपना जीवन माँ के स्वस्थ होने के सामने नगण्य है, और इस रूप में यदि ये समय देने से या बंगलौर आने से माँ के स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ भी बात आगे बढ़ती है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा माता की कृपा आप पर सदा बनी रहे। स्मृतः सद्यः शांतम सुशांतम रचति सकृदपि, प्रगीतम यत् पापम झटिति भव तापम च हरति। इदम तद गंगेति खलु रमणीयम खलु पदम, मम प्राणा प्रांते वदन कमलांतर विलसतु। स्वामी जी को